देखिए, असल बात होती है, वही मैं कहना चाहता हूं, बात तो जवान में नहीं होती, आपके दिल और दिमाग। अगर दिल और दिमाग में कोई बात है, अकेले भगत सिंह के दिल और दिमाग में कितने थे? 7-8। और मारा पूरे पार्लियामेंट में पैम्फलेट के ब्रिटिश शासन को हिला। एक नौजवान 21 साल का, यहाँ 21 साल के नौजवान तो अभी खड़े होना भी नहीं जानते, और 21 साल का नौजवान ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुस गया, बम ले तमाम फौज लगी थी, अंग्रेजों की फौज लगी थी, और बम लेके घुस गया, बम फोड़ा। पूरी ब्रिटिश ताकत है, अपने पर भरोसा है नहीं, सोचते हैं लोग कि दूसरे आ जाए हमको ताकत दे दें। तो भाई पहले अपने में तो ताकत पैदा करो, अपने में ताकत पैदा करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारी ताकत को देके चुंबक की तरह चले आए। होता है अपने ताकत, अरे भाई, अरे आज ये भाई देख लिया, अरे कुछ होता पूछ रहे कि नैतिक पार्टी माने का, अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देंगे, अपने खुद नहीं पता, अपनी चीजों को समझेंगे नहीं। अब हमारी, हम तो मेरी बच्चियां बैठी हैं, हमारी बहनें आई हैं, ये बहनें चाह रही थी कि कोई उनको जोश भरे। 2 घंटा हो गया, उनके अंदर जोश ही नहीं आ रहा, न मुस्कुराहट आ रही। अब जोश भी आ गया और मुस्कुराहट भी आ गया। अब अगर मैं 2 घंटा भी भाषण दूं तो ये लोग हिलने वाले नहीं है, और इन लोगों ने जब तक भाषण दिया कोई रुकने वाला नहीं। तो ये बात आपको पार्टी को चलाने के लिए समझना। अब मैं आता हूं कि नैतिक पार्टी, देखिए, जब कोई बड़ा आदर्श रखेंगे, कोई बड़ी बात सोचेंगे, तो उसके समझने वाले भी जल्दी नहीं समझते हैं, और उसको मानने वाले भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि समझना बड़ी बात है ना। जैसे कि एक गांव में बताऊं, मैं अपने गांव, हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ, बहुत पहली बात है। जैसे अब तो बहुत पैसा और शराब चल रहा था, बहुत। उस जमाने में शराब पैसा नहीं चलता था, लेकिन फिर लोग हर घर लोग सबसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तो कैसे जीतेंगे भाई, ब्राह्मणों का गांव था और उनका किसी जान पहचान था नहीं, तो सोचेंगे भाई जीतेंगे कैसे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा जो ब्राह्मण थे जनेऊ पहने, जहां जाते का भैया जनेऊ की कसम, आपका जनेऊ की कसम। अब ये कौन सी बड़ी बात है भाई, जनेऊ की कसम। न गांव के विकास, न गांव में क्या करेंगे, न गांव के बारे में कोई आइडिया, और न गांव से कोई लेना और देना, कोई गांव में काम में नहीं करते। अब जहां जाए अपना जनेऊ निकाल के भैया थोड़ी इज्जत, ये इज्जत बचाओ। ब्राह्मण गांव का लोगों ने जनेऊ का दे दिया, किसी के प्रधान हो गए। अब जब प्रधान हो गए तो कहने लगे कि भैया हमको तो वोट दिए नहीं, जनेऊ को दियो, और जब जनेऊ अपना जागेगा तो आपको हम कुछ करेंगे, और जनेऊ जाग ही नहीं रहा, उसको जगाओ। अब वो 5 साल की मियाद से अब लोग समझे कि भैया ये तो बड़ा धोखा हो गया जनेऊ के चक्कर में, अब ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। लेकिन वही जनेऊ वो जनेऊ किसी न किसी रूप में चल रहा, किसी न किसी रूप में वो चल रहा है, लोग धोखा। इसीलिए हम लोगों ने जब नैतिक पार्टी का गठन किया तो यही विश्वास के साथ किया कि जब तक राजनीति में नीति नहीं आएगी, जब तक चुनाव लड़ने में, चुनाव से जो पद लोगों को मिलता है, जनता जिनको चुनती है, उनको अगर हम नीति नहीं सिखाएंगे, उनमें व्यवस्था नहीं लाएंगे, नैतिकता नहीं लाएंगे, ईमानदारी नहीं लाएंगे, सच उनको नहीं बनाएंगे, तब तक देश का कोई भला नहीं होने वाला है। इसको सोच के नैतिक पार्टी का गठन किया गया, और तब से विभिन्न तरीके से चला। बहुत सारे कार्यक्रम चले, बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग बड़ी सोच ले रहे हैं। तो बड़ी सोच को क्या आप समझते हैं कि लोग समझ जाएंगे? और खास करके जब प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जब छोटी सोच के लोग बैठ जाएंगे तो बड़ी सोच को तो और मुश्किल हो जाएगा वहां पहुंचने में। तो यह छोटी सोच के लोग बैठ गए प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक,
और यही देश की सबसे बड़ी मुश्किल है कि छोटी सोच वालों को, जब छोटी सोच कहते हैं, एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, उसके दिमाग में गहराई से सोचिएगा। छोटी सोच मतलब जनेऊ तक की अगर खाली सोच है आपके अंदर, तो वो सोची सोच छोड़ के लोग देश का भला नहीं। और देश का भला कैसे? देश में 1.5 अरब लोग हैं। ये कोई सोचे कि हम 1.25 अरब लोगों में 1 अरब लोगों को खुश कर देंगे और 25 अरब लोग हमको 25 करोड़ लोग हम माने या न माने। कभी भी आपका पड़ोसी अगर दुखी है तो आप खुशहाल नहीं रह सकते, ये विश्वास करें। अगर आपको खुशहाल रहना है तो पड़ोसी को भी खुशहाल रखना पड़ेगा। अब इसका फिर क्या बता दूं, हमारे गांव में हमारे पटीदारी में झगड़ा हो गया। अब हमारे यहाँ हमारे बाबा जो थे उस जमाने में, उन्होंने एक बैंड पार्टी गांव में कहते, कुछ लोग गांव में थे बड़ा अच्छा बजाते थे, उन्होंने कहा भाई मैं खरीद के और आपको बैंड दे दे रहा हूं, आप लोग बैंड बजाइए, रोजी रोटी कमाइए। अब हमारे जो बगल में पटीदार थे उनके यहाँ कोई मर गया, तो हमारे बाबा के एक चमचे थे, उन्होंने कहा बस आज दुश्मनी निकालने का बढ़िया मौका है, और उन्होंने बैंड बाजा बुला के उनके यहाँ मरे, और इन्होंने बैंड बाजा अपने दरवाजे बजाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा को बड़ा गुस्सा लगा, भाई ये बैंड बाजा कौन बजा रहा है? उन्होंने कहा कि बता दिया था साहब, तो मौका अच्छा था, इनके मर गए, हम लोग बैंड बाजा खुशी मना रहे, बैंड बाजा तो गुस्सा तो है नहीं, हम लोग आज हम जब मन करता बजाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी, अब आज से मेरा बैंड बंद, अब ये बैंड इस गांव में नहीं बजेगा। उन्होंने उसी दिन से बैंड वालों को कहा कि नहीं, बैंड छोड़ो, भागो। ये इस तरह की जब सोच के साथ, मैं छोटी सोच के लोग बात बता रहा हूं कि जब आप भी छोटी सोच रखेंगे तो समाज में इसी तरह के विघटन होंगे समाज में, और फिर आप भी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। और ये हुआ 70 साल में। 70 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचा। देखिए, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है कि मेरे पास पैसा हो गया और जाके हम 25,000 का सूट पहनते और आपके सामने आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों के पास पैसा आ जाता है, बड़ी बात है कि मेरे पास सूट भी नहीं है, मेरे पास मामूली कमी है, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं और मेरी बात आप सुन रहे हैं, आप हमारे बात पर ध्यान दे, ये बड़ी बात। सूट बोलने वाले का सूट बोलता है। ये इस देश के समाज को जो लोग भी राजनीति में है, राजनीति में जो सत्ता में बैठे हैं, जो लोग, वो लोग इस देश के लोगों के बारे में इस तरह सोचें कि खुशहाली हमें गांव गांव तक कैसे पहुंचानी है। आप ही बताइए, छोटी सी बात बताऊं, आज से 50 साल बाद क्या हमारी बहनों को, बेटियों को आप मंच पर आके बैठे देख सकते थे? देख सकते, सो सकते। आज महिलाएं, पुरुष लोग पिछले लाइन में बैठी है, महिलाएं आगे की लाइन में बैठी। और पहले क्या होता है, इधर पीछे और लोग पीछे, क्या उस कमरे से दरवाजे से देखो इधर कोई दिखाई नहीं। घर में भी बैठो, वहां जयपुर में मैं बताऊं आपको, जयपुर में एक महल है, हवा महल, कुछ लोग गए होंगे। हवा महल है, बहुत बड़ा महल ऐसे बना। उस जमाने के राजा जो थे, अपने में बहुत रानियां थी, तो रानियों के जो महल बनाए हैं, तो महल का मतलब था कि वो बैठे तो इधर से कोई रानी को, अगर रानी को उनको देखा। ये जमाने से हम, इस देश का जमाना था कि झरोखे से रानियां अपनी जनता को देखती। और आज हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं मंच पर आपके साथ बैठ रही हैं, हर उसी साहस के साथ, उसी निर्भीकता के साथ। वो क्या क्या कर रहे हैं उसमें किसी क्षेत्र में तो पूछे नहीं है, एक अच्छी बात, क्योंकि इसके बारे में हमने सोचा तो हुआ। उसी तरह से अगर हम सोचेंगे कि हमें खुशहाली गांव गांव तक पहुंचानी है, तो गांव गांव पहुंचेगी, कोई रोक नहीं। पहले सोचेंगे, जब सोचेंगे तो व्यवस्था बनाएंगे, जब व्यवस्था बनाएंगे तो उसका लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे, जब लोग आएंगे तो हमें एक से एक लोग मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोगों ने गांव सरकार का यह एजेंडा रखा है। अब आप ये बताइए,
कि सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं? 70%। सबसे ज्यादा मेहनत कहां करते हैं लोग? सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा परेशानी में कौन है? तो ये सबसे ज्यादा रहने वाले लोग, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान। ये कौन सी व्यवस्था भाई देश में आजादी कब मिला? और ये भी बात बताऊं आपको कि जब हमारे देश जब आजाद हुआ तो आप ही जानते, आजादी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलने से मिला। सभी ने कहा था, सारे नेताओं ने, गांधी हो, नेहरू हो, अब्दुल कलाम, आजाद हो, अम्बेडकर, सब ने कहा था कि हम जमींदारों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और जमींदार अंग्रेजों के जिस तरह से उनके एजेंट के रूप में लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, उसके नाते पूरा गांव परेशान हुआ। वो कुर्बानी देने का काम गांव से हुआ। और तब देश में आजादी उसके लिए मिली। इन लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नेता बनाने के लिए और एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं मिली। लोगों ने जिम्मेदारी मुक्ति लेने के लिए दिलाई। जिम्मेदार तो चलेगा, आज सत्ता आ गई। लेकिन आप ये बताइए, मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन गांव आज भी गुलाम बने हुए हैं। अब आप पूछे कैसे गांव गुलाम बने हुए हैं? गुलामी का क्या मतलब? अब आप ये बताओ, आप ये भी जानिए। अंग्रेजों ने कहा कि भाई गांधी जी, आप सब व्यवस्था चलाइए, राज्य विधानसभा का व्यवस्था चलाइए, संसद की व्यवस्था चलाइए, लेकिन वायसराय रहेगा हमारा। वायसराय का मतलब राष्ट्रपति, समझ लीजिए कि राष्ट्रपति रहेगा हमारा। 1930 में बात तय हो गई थी। उस समय 1930 में सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, बहुत से जो कुछ नौजवान थे लोग। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी आजादी? सारा हम कोई भी फैसला लें और जो वायसराय साहब कहेंगे नहीं ये गलत है, और हम हर फैसले को लेकर वायसराय साहब के दरबार में पहुंचे, ये कौन सी आजादी? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज के मतलब कि अगर इस देश का एक पत्ता भी होता है तो उसके बारे में भारत के लोग फैसला लेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब कि हम क्या व्यवस्था बनाएं देश के लोगों में, कहां सड़क बनाएं, कहां बिजली लगाएं, कहां खंभा लगाएं, क्या चुनाव कैसे कराएं, क्या करें, सब हम करेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग की 1930 में। गांधी जी जैसे नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि पूर्ण स्वराज की मांग करें 1930 तक। उस समय कांग्रेस पार्टी में जो नौजवान होते उनके अंदर जोश खोला, उन्होंने कहा हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे। और देखिए पूर्ण स्वराज की मांग 23 के बाद भी, और 1942 में गांधी जी कह पाए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी पूर्ण स्वराज की मांग के लिए गांव सरकार जरूरी है। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं ये आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं। क्या आप गांव में एक नल भी गांव वाले लगवा सकते हैं? क्या एक सोलर लाइट गांव वाले लगवा सकते हैं अपने पैसे? मेरे गांव खुद में एक मुश्किल से 500 मीटर की सड़क खराब, और जो भारत उत्तर प्रदेश से कृषि मंत्री हैं शाही, उन्हीं का विधानसभा का क्षेत्र है। हमारे गांव वाले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप विधायक है, सरकार तो लगवा बना रही है, 500 रुपये विधायक निधि से ही दे दीजिए। अब विधायक वो मंत्री चाहते होंगे कि सीबी पांडे कहें तो हम उनको 500 मीटर की सड़क बनवा दें। और सीबी पांडे क्या होंगे? सीबी पांडे को कहना होगा तो इस देश में गांव की सरकार बनवाएंगे। उस मंत्री से हम नहीं कहने जाएंगे कि वो मंत्री कहे उसके कृपा का गांव नहीं रहेगा। गांव से मंत्रियों की, विधायकों की, एमपीओ की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की कृपा पर नहीं चलेगा। गांव वाले अपना फैसला खुद करें। और ये व्यवस्था भारत सरकार के, भारत के संविधान में दिया गया है। भारत के संविधान आप लोगों को यही मैं बताना चाहता हूं
कि धीरे धीरे हम बता रहे हैं आप लोगों को, देश के लोग जाने, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि गांव के 29 विभाग की सारी व्यवस्था गांव के लोग करेंगे। जैसे कि केंद्र की सरकार अपनी व्यवस्था करती है, राज्य की सरकार अपनी व्यवस्था करती है, उसी तरह गांव के लोग। केंद्र में क्या है, केंद्र को उन्होंने 96 विभाग दिया, राज्यों को उन्होंने 66 विभाग दिया और गांव को उन्होंने 29 विभाग दिया। आप सब गांव में रहने वाले हैं, है ना? आप जानते हैं कि आप गांव के एमएलए हैं, ये तो नहीं जानते? गांव के रहने वाले हैं लेकिन गांव के एमएलए हैं, ये बात तो आपको पता नहीं। मतलब अपने गांव के एमएलए, मैंने कहेगा ये एमएलए जो अपने गांव के एमएलए। आप पूछे कैसे भाई, कोई है जानकार समझ रहा है बात? किसी को समझ में आ रहा है गांव के एमएलए कैसे? देखिए आप हमारी बहन बता रही, फिर भी आप वहां बता रहे हम गांव के। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे विधानसभा है ना, विधानसभा में क्योंकि वहां 500 लोग रहते हैं, तो इसीलिए सब लोग तो पूरा उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है, सब तो जाके बैठने जाएंगे विधानसभा में। तो उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि भाई 22 करोड़ लोग तो बैठेंगे नहीं, तो चलो हम गांव चुन चुन के कुछ कुछ आबादी से बैठ के 425 एमएलए बनाए। उसी तरह से लोकसभा है, चुन चुन के वहां 500 लोग भेज दिए। देखिए सोचो ने कहा कि गांव में तो ये हो सकता है, गांव में जितने लोग हैं सभी लोग एमएलए हो सकते हैं। कैसे? गांव का हर वोट है गांव सभा का सदस्य, और जो गांव सभा निर्णय लेगी वही निर्णय के हिसाब से काम होना चाहिए। एमएलए हो गए कि नहीं हो गए? जो गांव सभा कानून बनाएगी गांव के लिए, उस हिसाब से गांव चले। जो गांव सभा जिस तरह से स्कीम चलाएगी वो गांव सभा चलेगी। अब गांव का मंत्री कौन हुआ? अब एमएलए हो गए ना, एमएलए के बाद मंत्री कौन हुआ बताइए? कौन? मेंबर। हर वार्ड से जो चुने हुए लोग हैं वही मंत्री हैं, और वो मंत्री दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र में, आपको बता दूं आप लोग, दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा लोकतंत्र कहीं नहीं होता है जहां के चुने हुए लोग मंत्री बनते हैं। लेकिन हमारे गांव के पंचायती व्यवस्था में चुने हुए मंत्री हैं। भाई मुख्यमंत्री मान लीजिए है, जिसको चाहे उसको मंत्री बना ले, प्रधानमंत्री चाहे जिसको मंत्री बना ले, लेकिन गांव में नहीं ऐसा होगा। गांव वाले मंत्री भी चुनेंगे, और इतने नहीं, गांव वाले प्रधानमंत्री को तो देश चुनता नहीं, मुख्यमंत्री को देश चुनता नहीं, लेकिन गांव वाले प्रधान को भी चुने। इतना शानदार, इतना खूबसूरत लोकतंत्री व्यवस्था गांव के लिए दी गई है। और आपके हालत यह है कि एक खड़ंजा नहीं लगवा सकता। धन्य है आप, और अधर्म है इनका, नेताओं का। कितना बड़ा आपके साथ धोखा का हो रहा है, कितना बड़ा आपके साथ वो लोगों ने अन्याय कर रहे हैं। आप एमएलए हैं, आप मंत्री चुनते हैं अपने गांव का, आप अपने गांव का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन कुछ काम आप नहीं करते। उसके लिए कहां से आएगा? हुक्म आएगा। किसका हुक्म आएगा? सरकार का। और सरकार का हुक्म कौन लाएगा? जो गांव का सबसे छोटा अधिकारी है सरकार का, गांव में गांव विकास अधिकारी, गांव पंचायत अधिकारी, जो भी गांव के, वो जो सर आप कहेंगे वो उसके हिसाब से गांव चलेंगे। और वो कहां से कहेंगे? उनको जो राज्य सरकार आदेश देगी। तो संविधान ने तो सबको अधिकार दे दिया कि नहीं, सब गांव, हमारे ये गांव जो है अपनी व्यवस्था खूब चलाएंगे। तो राज्य सरकारों ने क्या किया कि पंचायती राज कानून एक लाया,
पंचायती राज कानून, और उसमें उन्होंने कर दिया धारा 15 में, ठीक है सारे उनके विभाग का आपका अधिकार है, लेकिन कोई भी आप कार्रवाई जो करेंगे, जैसा निर्देश राज्य सरकार देगी उसके हिसाब से आपको काम करना। अब राज्य सरकार तय करेगी कि आप यहाँ हैंड पाइप लगना है कि नहीं, राज्य सरकार तय करेगी खंजा लगना है कि सीमेंट रोड बनना है तो लगा। राज्य सरकार तय करेगी कि मछली को तालाब को ठेके पर देना है, कितने रेट पर देना है वो होगी। राज्य सरकार तय करेगी कि आम का पेड़ कटना है कि नहीं कटना है। राज्य सरकार तय करेगी कि आप यहाँ बालू है तो बालू बिकना है नहीं बिकना है। मतलब उस गांव में रह के अगर कोई गरीब आदमी मर भी जाए और उसको 1000-2000 कफन की जरूरत हो तो गांव की पंचायत उसकी मदद नहीं करे। हद हो गई। ये गुलामी से बदतर हुआ। मैंने कहा ना कि बड़े मुर्शिद से तो मिला था जमींदारी से, जमींदारों से मुक्ति, लेकिन ये भारत की सरकार जो बनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, वो जमींदारों से भी बदतर सरकार आपको आपके हालात में रख दिए। जमींदार तभी कोई मरता था तो वो थोड़ा बहुत मदद कर देता था कि भाई 100,000-500 मदद करें, लेकिन ये करते हैं हाँ मदद करेंगे। पूछे भाई हमको प्रधान जी का भी मालूम हो कि हमको वोट मिलने वाला है, आप देंगे उनको वोट? तो प्रधान जी घूस वाला पैसा निकाल के ले लेगा, आपको बांटने ले। एमएलए कहेगा कि मेरे जात का है, मेरा वोट बैंक है, तो वो पैसा दे देगा। इतना ही नहीं है, आपके संवैधानिक अधिकारों से तो आपको वंचित कर ही दिया है गुलाम बना के। आपके नैतिकता को, आपके मॉरलिटी, आपकी ईमानदारी को भी खत्म करना। नैतिक पार्टी, नैतिक पार्टी। आपकी ईमानदारी जो आपके अंदर है ना, इस गांव में रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, किसी के पीछे नहीं जाएंगे, किसी के ऐसा बना दिया है सबने देश को कि ईमानदारी भी खत्म हो जाए। आपके अंदर ईमानदारी का भाव भी खत्म हो जाए, क्योंकि बिना पीछे पीछे एमएलए और मंत्री या उसके चमचागिरी किए 4 पैसा की कोई मदद मिलेगी तो जब इसके पीछे घूमेंगे तो उसकी बात करेंगे गलत गलत, हाँ नेताजी, हाँ नेताजी, हाँ नेताजी करेंगे। छोटे नेता, बेईमान नेता, भ्रष्ट नेता, गुंडा नेता, अय्याश नेता, अब आपको मतलब है तो उसके पीछे आप पीछे जाएंगे, क्योंकि मतलब नहीं निकला। भाई जीना तो है ही, आखिर में जीना तो है कि नहीं? आदमी नहीं चाहता, आदमी जीने के लिए आदमी तो करता ही करता है। इस गुलामी से मुक्ति के लिए गांव सरकार की जरूरत है, और इसीलिए हम लोग पहला काम शुरू किया है। और आप जितने लोग हैं, ये बात मैंने कहा इतनी जल्दी समझ नहीं आता, कुछ तो समझ, कुछ तो इसमें लोग समझेंगे, 10-20-25 तो समझ ही जाएंगे, हमारी बात नहीं समझेंगे एक आध बार और कहें। हम लोगों ने मुहिम चलाया है कि हम एक गांव से गांव बली तैयार करें। गांव बली का मतलब जो इस गांव को, अपने गांव को बलवान का, बलवान का मतलब लोकतंत्र में बलवान का मतलब है कि लोकतंत्री व्यवस्था को समझे और उसकी ताकत को पैदा करें। तो हमने कहा कि पहला काम होगा एक गांव से कि जो धारा 15 जो पंचायती राज अधिनियम का है, जिसमें यह लिखा है कि आपको अधिकार तो सब दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जैसा निर्देश सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार, उस हिसाब से आप काम करें। तो जब तक ये रहेगा तो गांव सरकार बन पाएगी क्या? कभी नहीं बन पाएगी। और ये पूछिए कि ये क्यों रखा उन्होंने, इसका भी मैं मजेदार बताऊंगा। मैं तो जज था, और जज लोग ही न्याय सचिव बनते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो न्याय सचिव थे। हमने कहा यार तुम लोगों ने जो पंचायती राज अधिनियम 1992 में बनाया, 95 में, ये प्रावधान तुम लोगों ने क्यों कानून में डलवाया? क्योंकि वही न्याय सचिव बनाते हैं, ये तो बड़ा धोखा है। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, मैं जब कैबिनेट में बैठा था, जब ये कानून पास हो रहा था, तो मैंने कहा था ये तो हटाइए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर ये हट जाएगा, लाल साहब आप क्या बात करें न्याय सचिव महोदय, तो हम लोगों की नेतागिरी कहां होगी?
ये तो आप हम लोग की नेतागिरी खत्म करने के लिए खत्म हो जाएगी। अब वो नेतागिरी के आप वो देख लीजिए कितना घटिया सोच है कि गांव वाले उनके लिए जैसे तालाब के किनारे बैठ के मछली मारा जाता है, वैसे गांव जो है उनके लिए तालाब और नेता जो है मछली मारने वाले लोग हैं। ये देश के नेताओं के प्रति आप जिनकी इज्जत करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते नहीं है क्या जिसको कि मोदी 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 करते हैं? चाहे उत्तर प्रदेश ये जानते नहीं, चाहे अखिलेश से मुलायम ये जानते नहीं क्या? ये तो 95 की बात है, 95 के बाद सबकी सरकार आई, चाहे मायावती नहीं जानती है क्या? सभी जान रहे हैं, लेकिन उनकी नेतागिरी तो खत्म हो जाएगी। आप ये बताइए कि हर बार आप चुनाव वोट देते हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत पॉपुलर नेता है इस समय हो गए, कभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि रेलवे में मैं बहुत अच्छा रेल की व्यवस्था कर रहा हूं, हमको वोट दीजिए आप? वो गांव के मीटिंग में कभी उन्होंने ये कहा कि मैंने इतना शाहजहांपुर के लिए फैक्ट्री लगवा दी, इसके लिए कभी वोट मांगा उन्होंने? क्या वोट मांगते हैं? किसानों के लिए मैंने किसानों को पैसा दिया, गांव में गैस पहुंचा दिया, गांव में सोलर लाइट लगवा दिया, गांव में लैट्रिन लगवा दिया। देखिए बहुत बात बुरी होगी अगर ये हम तो लोग छोटे थे 47 में नेताओं को जूता निकाल के मारना चाहिए। अरे ये तो काम गांव सभा का है, 29 विभाग में सब लिखा हुआ है, शौचालय वो बनवाएगा, किसानों को पैसा वो दिलवाएगा, पेंशन वो दिलवाएगा। गांव 29 विभाग है क्या? सारा का सारा तो आपको खुद ही करना है जो आपका काम है। अब बताइए एक वृद्धा महिला जाएगी पेंशन के लिए, एसडीएम साहब पास करेंगे, बीडीओ साहब पास। तुम कौन होते हो भाई? बीडीओ साहब तुम, एसडीएम साहब तुम कौन होते हो? कलेक्टर साहब तुम कौन? हमारे गांव में सारा अधिकार मेरा है। गांव सभा की बैठक हो गई, तय हुआ भाई, जानते कितना समय मिला है गांव में, पता है आप लोग? एक एक गांव में, नहीं तो आप देख लीजिएगा मोबाइल पर, जिसके बाद ऐप होगा ई ग्राम स्वराज ऐप खोलिए, और एक गांव में 50 लाख रुपया सालाना जा रहा है, कहीं 1 करोड़ जा रहा है गांव के नाम पर। गांव में जा रहा है, कहां जा रहा है? लेकिन गांव के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख से कम से कम। अब बताइए सन 95 से ये व्यवस्था बनी है, पहले मान लीजिए कितना जाता है हिसाब में, सन 95 से व्यवस्था बनी है, जोड़ लीजिए सन 95 से अगर 10 लाख रुपया भी सालाना गांव में गया है तो 25 साल में गांव में कितना गया हुआ है? गांव में, छोटे छोटे गांव में 2.5-3 करोड़ रुपया तो गया होगा। किसी गांव में बता दिए 2.5-3 करोड़ रुपया दिखता है आपको? कहां गया? और इस समय के हिसाब से जोड़िएगा तो 10 करोड़ हो गया सालाना, आज तक चला गया। कितना आया पैसा? कोठियां बन गई, महल बन गए, देश विदेश घुमाए लोग, और आपको नहीं ख्याल आया कि हम गुलामी से कैसे मुक्त। बहुत लंबी बात हम बार बार बताएंगे। इसी गुलामी से मुक्ति के लिए पहली जरूरी चीज है कि गांव सरकार बने। और मैं बता दूं 5 तरह से आप गुलाम हैं, ये तो कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसके गुलाम है। दूसरी गुलामी आपके क्या? छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी आप पर हुक्म चलाते हैं। मुझे हैरत होता है कि एक लेखपाल जो है फैसला करेगा कि आपका खेत नपाया जाए कि न नपाया जाए। किसी का है कोई जाके नपा लेगा खेत, आज चाहे कल नपा लेगा, नपा लेगा? ये तो काम गांव का है, भू प्रबंधन कमेटी है, लेकिन किसी पता नहीं। भू प्रबंधन कमेटी में गांव के ही लोग हैं, उसका सचिव है लेखपाल, और जो भूमि प्रबंधन समिति कहेगी वो लेखपाल उसका नौकर करेगा। लेकिन आपको लेखपाल जैसे लगता वहां का मालिक, ग्राम विकास अधिकारी मालिक, ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक, अरे अब तो वो भी आ गया था मालिक, और भी बहुत से छोटे छोटे मालिक। वो ठीक है, वो अपनी वो क्या उनका दोष नहीं है, उनको जैसा राज्य सरकार निर्देश देती है वो करते हैं। ये जो आपको मैं आपको बताऊं, जिस दिन गांव सरकार बनेगी
हम लोगों ने कैलकुलेट किया 150 नौजवानों को उसी गांव में रोजगार मिलेगा। 150 उसी गांव में। अब उदाहरण एक छोटा एक उदाहरण देखिए, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे। ये बताइए कि सफाई कर्मचारी है ना, सफाई कर्मचारी कितनी तनख्वाह है? 25,000। और एक बताइए कि ये हमारे मनमोहन सिंह को समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी के साथ अकल में नहीं आ रही है कि इंदिरा गांधी जमाने मनमोहन सिंह के पता नहीं किसके जमाने में है, माले मनमोहन सिंह के जमाने में। ये अकल के पैदल है या नरेंद्र मोदी अकल के गधा है? उनका ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक गांव का आदमी पूरे गांव की सफाई कर लेगा, पूरा गांव का झाड़ू लगा देगा दिन भर में। तो क्यों 25,000 दे रहे भाई? 25,000 दे क्यों? वो पैसा उनके बाप का है नहीं, उन लोगों प्रधानमंत्री है किसी बाप का। पैसा तो हमारा आपका है ना। और वो पैसा जिस बजट आपके गांव के नाम पर आया है 50 लाख, उसी में से उसको दिया जाए। कोई भी आदमी इतना विवेकहीन हो सकता है, कोई भी सरकार इतना विवेक हुई हो सकती है भारत में हो सकता है। इतना तो जमींदार भी रहता तो इतना विवेकहीन नहीं होता, ये चुनी हुई सरकार में इतना विवेकहीन नहीं। इसके जगह पर गांव चलता है, मान लीजिए रहती है गांव सरकार, कहते भाई 9 वार्ड है या 11 वार्ड है, हम एक एक वार्ड में एक एक सफाई कर्मचारी रखेंगे और उसको 3-3 हजार रुपया देंगे। 10 वार्ड में 10 सफाई कर्मचारी हो जाते। कहते भैया तुमको 20 एक वार्ड में कितना घर आता है? 20-25 मकान, तुम इसको सफाई करते रहना। आदमी 3,000 रुपया पाता है, कहता भाई परिवार का कोई भी आदमी तुम्हारा सफाई कर देगा, हमसे कोई मतलब सफाई हो रहा है। गाँव चमाचम होता कि नहीं होता? और गांव में किसी गांव में अगर मैं प्रोग्राम करने जाता मान लीजिए, तो गांव वाले कहते हैं भाई वो 10 लोग बोल दिए भाई गांव एकदम चमाचम साफ होना चाहिए, नैतिक पार्टी वाले आ रहे हैं, कार्यक्रम चमाचम हो जाता है नहीं, चूना उना सब गिर जाता है 10 साल। अब मैं कार्यक्रम करने जाऊं तो पता लगा कि सड़क खराब है, गांव सफाई कर्मचारी क्यों आया, क्या कुछ जाता है कि नैतिक पार्टी वाले मेरा क्या कर लेंगे या गांव पंचायत मेरा क्या कर लेगी। ऐसी ऐसी बातें कितने में आपको बताऊं। सारी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। किसी जमाने में गांव पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज लड़के भी पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी है, बहुएं भी पढ़ी लिखी है। अब कोई करने वाला आखिर में यही सब यही गांव से पैदा हो गए, एमएलए एमपी बन जा रहे हैं, कौन सा बड़ा बुद्धिमान हो गए आपके? अरे खोता झाड़ लेने से और पॉकेट में दो बोलेरो बैठ जाने से, 2 गनर बैठा देने से बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे? उसी गांव से तो गए हैं, आप नहीं गए। ये जो सरकार वाला और दूसरी बेईमान है, ये कहते हैं अगर गांव वालों को हम इतना अधिकार दे देंगे तो सब लूट लेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ का पैसा बचा के रखे हैं, गांव वाले लूट लेंगे और ये लोग आपका एक एक पैसा का हिसाब दे रहे हैं बचा के रखे। ये बातें एक बार अगर गांव के लोग समझ गए, देखिए हमको जितनी मुश्किल हो रही है समझाने में ना, वही मुश्किल गांधी जी को भी हुई थी, उसके बाद पहले भी जितने नेता थे ये होती थी। वो लोग कहले आजादी से क्या होगा, हम लोग तो वही सही रहेंगे, जैसे जमींदार लोग हैं जमींदार लोग रहेंगे, हम लोग का क्या होगा, देश आजाद हो जाएगा। आप भी समझते रहे यार ये क्या होगा, ये एमएलए एमपी है तब अपना करने देंगे, गुंडे हैं बदमाश है क्या है। ये समझने की बात है और ये समझेंगे। एक बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश में गांव की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन गांव की सरकार बनेगी, बन गई, तो जो गांव के स्वर्ग जैसे उन्होंने कहा यादव जी ने कि हमसे लोग चर्चा करेंगे स्वर्ग बनाना, स्वर्ग, उन्हीं मूर्खों से पूछिए कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है। स्वर्ग की देखा है क्या? गांव को खुशहाल बनाए, क्या खुशहाल? खुशहाल तो बना ही रहे, आजकल तो खुशहाल बन ही रहा गांव। उन मूर्खों से पूछिए कि स्वर्ग देखे हो,
स्वर का मतलब होता है आजादी। स्वर का मतलब होता है कि जो चाहे हम करें। स्वर का ही मतलब नहीं था कि हसीनाएं आ रही हैं और हम कर रहे हैं और घूम रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और खा रहे हैं, बिना खाए पिए रह रहे हैं, ये नहीं स्वर मतलब। स्वर का मतलब होता है कि अपने सम्मान के साथ जीना और अपनी समस्याओं का खुद समाधान करना, ये स्वर्ग तो कुछ दिखा नहीं। जिस दिन गांव की सरकार हम कहते हैं स्वर्ग बने, तो हमें एक लड़का है नौजवान, बहुत टॉपर है हमारे, लड़का बहुत पढ़े लिखे है, उसको हम डॉक्टर ही पढ़ाना चाहते हैं। या एक लड़की है गांव में बहुत टॉप करती है, उसको लड़के पढ़ा देते, 3 लाख रुपया फीस लगेगा उसको, कहाँ दे देंगे हम उसको। गांव की सरकार बनेगी, पंचायत बैठ गई, तय कर लिया कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, इतना बच गया इस साल, बजट के खर्चा होने के बाद इतना पैसा बच गया, हम इसको देते हैं 3 लाख रुपया, डॉक्टर बन जाए। वो लड़की या लड़का कभी तो सोचेंगे कि यार हमारे गांव वालों ने हमको पढ़ाया, जीवन भर उस गांव में जब भी उसको मौका मिलेगा गांव की सेवा करती रहेगी। आपने एक डॉक्टर को सेवा बना दिया, एक गरीब लड़का को आपने पढ़ा के IAS बना दिया, तो जरूर गांव में। अब तो गांव वाले कुछ कर ही नहीं रहे किसी के लिए, तो जब गांव वाले कुछ नहीं कर रहे तो लोग जैसे नौकरी पा रहे, गांव छोड़ के शहर में मकान बना रहे। गांव वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए। जब गांव वाले नहीं करेंगे तो वो क्यों गांव के लिए करेंगे। तो इसलिए गांव सरकार, तो बातें तो बहुत ज्यादा है, ना बताएंगे आप, छोटे छोटे आप समझ गए काफी, अगले बार और बताएंगे। अब आप बताइए कि इसमें जितने लोग बैठे हैं, कोई एक भी आदमी है जो कि धारा 15 का पर्चा अपने गांव में फूकेगा? कितने लोग फूकेंगे भाई? फूकेंगे ना। ये देखिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, खड़े सबका फोटो ले लो, हाथ कहाँ गए वो, ले लो सबका हाथ उठाए रहिए। और ये जो पर्चा फूकना है धारा 15 को, नारा लगेगा, ये धार सब लोग नहीं उठा, जो फूकने वाले वो सब लोग नहीं उठा। जो लोग धारा 15 को फूकेंगे अपने गांव में, वही लोग हाथ उठाएं। और धारा 15, फिर से मैं बता रहा हूं, धारा 15 का मतलब कि जो धारा 15 में ये लिखा है कि राज्य गांव का जो भी अधिकार होगा गांव पंचायत का, वो राज्य सरकार के अधीन होगा, ये कितना लिखा। और उसमें आप नारा देंगे कि गांव धारा 15 मुर्दाबाद, गांव सरकार जिंदाबाद। अब आप गांव सरकार जिंदाबाद नारा लगाइए, धारा 15 गांव सरकार जिंदाबाद, धारा 15 मुर्दाबाद, गांव सरकार जिंदाबाद। धन्यवाद। और सभी साथियों को और एक बार बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है यादव जी को प्रदेश का। अब अभी अभी कितना दिन हुआ इनको, थोड़े दिन की जिम्मेदारी दी गई, अब इनके बाद जिम्मेदारी दी गई। और इनका गांव से क्यों जिम्मेदारी दी, जब गांव सरकार का मुहिम चला रहे हैं, इनका अनुभव है। आप ग्राम विकास अधिकारी रहे, फिर रेडियो पंचायत रहे, फिर BDO बने, आप गांव के ग्रास रूट पर जाकर इस दृष्टिकोण से आपको बनाएगा। अब ये अपना इस चीज को जानकारी है, इनको समझाने की जरूरत है नहीं। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोग गांव तक इसको करें। अब ये हम लोगों ने ये भी किया है कि अभी पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है, उसमें तो नहीं, लेकिन पंचायती चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा तो ये अपना एक रथ यात्रा निकालेंगे, गांव गांव तक जाएंगे, गांव सरकार के लिए इसको चेतना हम जागृत करेंगे। और जब जाएंगे तो लोग और समझेंगे। ये पर्चे गांव में पहले तो एक पहला कदम, एक बार गांव 15 धारा 15 फूका जाएगा, पूछ लो भाई क्या है गांव में, तो पूछे भाई ये क्यों जला रहे हैं, क्यों फूक रहे हैं। गांव के लोग 1 मिनट में जान जाएंगे कि भाई 15 क्या है, सब पूछ लेंगे। नहीं जो नहीं रहेंगे गांव में कम लोग रहते हैं, तो जो नहीं शाम को पूछ लेंगे भाई ये क्या जलाया गया, तो शाम को 1 दिन के अंदर गांव में पता लगेगा। शहर में तो 1 महीने में नहीं पता लगेगा, गांव में घंटा भर सुबह शाम तक। और महिलाओं को शामिल कर देंगे तो वैसे ही बता देंगे वो सबको जाकर। किसी महिला को बुला कर जलवा देंगे तो पूरे गांव में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और तुरंत तो इसमें ज्यादा हमारे बहनों का सहयोग लेंगे ना, करेंगे ना। और देखिए अब इनको मालूम होगा, देखिएगा शाम तक सारी महिलाओं को पता लगेगा। इस देश को इधर का आप देख रहे हैं, आपको बताऊं भाई सभी साथी, इधर जितनी तेजी से महिलाओं का योगदान देश के निर्माण में हो रहा है, आपको आश्चर्य होगा, आप नहीं समझ रहे हैं। हर दफ्तर हर जगह जाइए, आप देखिए
महिलाओं को योगदान होगा। तो हाँ, आपने अभी बोला, आप हाँ हाँ बताइए। साहब यहाँ पे हमने सुना है बहुत प्रधान आए हुए हैं, हाँ तो मेरे संज्ञान में आ रहा है कि गांव में जो पैसा वसूल सब यहीं से हाँ नहीं मैं सुन लो, वसूल हो रहा है। हाँ मैं विरोध करती हूँ, मतलब ना ही लिया जाए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ भाई ये सब नहीं चलाना। ये कह रही हूँ कुछ गरीब ऐसे हैं वो 5 रुपया 6 रुपया के ब्याज पे लाके प्रधानों को पैसा दे रहे हैं, वो जितना मिलता नहीं है वो ब्याज में उलझ जाते हैं, जमीन में गड़ जाते हैं। देखिए, हम ये बात बिल्कुल आप सही कर रही हैं। और मैं तो देखिए हमारी मैं देखिए व्यक्तिगत कर रही हूँ पैसे इसमें। नहीं हम आपके समझा दें। नहीं, आपकी भावना से आप नहीं भावना नहीं स्पष्ट, हम आपको समझा दें। मैं भारत परिषद का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 92 से, और राष्ट्रीय ग्राम प्रधान संगठन का भी 92 से अध्यक्ष हूँ। बस इतने दिनों से राष्ट्रीय प्रधान। अच्छा सुनिए, सुना तो हमारे भारत परिषद वाले कहते हैं कि प्रधान लोग बहुत भ्रष्ट हैं। देखिए, हम दोनों का अध्यक्ष हैं, हमारी दिक्कत होती है। और प्रधान लोग को जब कहता हूं तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं, गाँव आप हमका गाँव का मदद करिए, इन लोग हम लोग चाहते हैं करना। इस दोनों में कई पेच है ना, वही पेच है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्रधानों की क्या दिक्कत है कि अगर जितनी आप ईमानदारी कह रहे हैं कि उतना बरतें, तो एक भी कागज पर दस्तखत न ईडीओ करेंगे, न बीडीओ करेंगे, न डीपीओ करेंगे, डीपीआर और न डायरेक्टर करेंगे। दस्तखत कराना है तो घूस लेना पड़ेगा, और घूस लेना पड़ेगा तो जनता से ही लेना पड़ेगा। अगर वो इसका भी विकल्प वही है कि जैसे गांव सरकार बनेगी ना, तो अकाउंट में आ गया 65 लाख, कंप्यूटर में रोज दिख रहा है कि 65 लाख रुपया गांव में है। कौन पैसा किसको जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, और तो मोबाइल में मिल जाएगा ना। एक घंटे का रिपोर्ट मोबाइल में मिल जाएगा, और सारा पैसा ही कैसे ले लेंगे प्रधान। और प्रधान को कुछ देना नहीं है, प्रधान जी को किसी को देना नहीं है। वो तो बैठा मीटिंग गांव सभा में रखा गया, पास किया गया, गांव पंचायत ने कार्रवाई की, और आपके सामने हो गया। भैया देख लीजिए, कंप्यूटर पर देख लीजिए कितना पैसा कहीं नहीं जाएगा। उसका समाधान भी वही है गांव सरकार। इसका हम नहीं तोड़ देंगे कि हम कहेंगे ये 50 लाख कर्मचारी हैं ईमानदार बनेंगे। ये तो मान के चलिए कि 50 लाख ईमानदारी कभी होंगे ही नहीं। उसको अब सपना में भी, अगर झूठा सपना भी आ जाए कि कर्मचारी सब ईमानदार होंगे, तो कभी विश्वास मत करते होंगे नहीं। क्यों? उनका भी तो, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है देश की वही भ्रष्ट है। तो जब नेता राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एमपी एमएलए मिनिस्टर प्रधानमंत्री सब भ्रष्ट है, उसी व्यवस्था से उसके कर्मचारी भ्रष्ट हुए, और कर्मचारी भ्रष्ट हुए तो जितने कर्मचारी हैं वो उनका ये आप संस्थाओं को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही गांव से ईमान व्यवस्था बदलेगी, और ये गांव की सरकार बनने का मतलब देश से भ्रष्टाचार के अंत की शुरुआत हुई। जब वहां से माल उठेगा नहीं, जब वहां से पैसा निकलेगा नहीं, तो ये मेरे एमपी, अरे वह समय आएगा कि ये मेरे एमपी गांव के पंचायत वालों से, गांव वालों से सिफारिश करेंगे कि भैया हमको अपने गांव में बुला लो, और गांव वालों के नेताओं से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस गांव वाले यही कहेंगे कि इस बार 65 लाख हमारे गांव को मिला है, हमारे गांव में तभी विधायक जी मंत्री जी आ पाएंगे जब अगला बजट हमारा 75 लाख, बस एक मांग, और कोई काम ही नहीं रहेगा। 75 लाख बजट आ गए। अरे कॉलोनियां बन जाएंगे, अब एक मकान के लिए तरसते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें गांव गांव में बन जाएंगी, अस्पताल खुल जाएंगे, खेल मैदान बन जाएंगे, एम्बुलेंस खा रहेगा गांव में। कम पैसा थोड़ी ना होता, हर चीज जो चाहेंगे आप हो जाएंगे। आप पैसे कभी नहीं भाई, अगर आपका 65 लाख रुपया है, जब चाहे बैंक वाला दरवाजे पर खड़ा रहेगा, भैया हमसे आप लोन ले लीजिए, गांव में कैसे एम्बुलेंस मंगवाना चाहते हैं, एक एम्बुलेंस आ गया, 4 हमारे कर्मचारी उसमें लग गए, तनख्वाह पा रहे, ठाक रहे, एक के बाद एक रास्ते खुलते जाएंगे। तो मैंने काफी समय लिया, तो आप बस इसी संकल्प को दीजिए, इस पर मत जाइए कि नैतिक पार्टी में हमारा उतना प्रोग्राम नहीं बढ़िया हो रहा है, शानदार नहीं हो रहा। शानदार जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाए तो कुछ भी शानदार नहीं होता, तो खेत में कई बार मीटिंग खेत में होती थी,
गन्ने के खेत में छिपके निकले, बस समझने के लिए। और मैं समझता हूं कि कुछ तो समझे गए होंगे आप लोग, समझे कि नहीं समझे कुछ, तो बस इसी को आगे बढ़ाइए और देखिए कि गांव से ही इस देश को, आप जो कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया बनेगा या बनेगा, दिल्ली से और लखनऊ से मर जाइएगा, एक मोदी नहीं 100 मोदी, हमें 100 मोदी, यह देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। क्योंकि जब 1 अरब लोग गांव में रहते हैं तो वो दलित रहेंगे और आप दिल्ली और भी चमक चमक पार्लियामेंट भवन बन गया, जहाज बड़ी बड़ी चीज हो गई और सारे बड़े होटल खुल गए, बड़े हॉस्पिटल खुल गए। आप समझते हैं वाह हमारा ये सोच देखिए कितनी घटिया सोच। अरे हमारी सोच तो ये हो कि हमारे गांव में चमचमाए गांव, बिजली पानी सड़क पढ़ाई लिखाई दवाई सब व्यवस्था वहां हो, तब ना हम रहेंगे। वहां से गांव से हम देश को महान बनाएंगे। वोट देते रहिए, ठीक है, जब तक नई व्यवस्था हो रही इनको देते रहिए, कहते रहिए मोदी देते, लेकिन अपनी वहां से शुरू करिए और बड़ी भारी देश सेवा करेंगे। अगर गांव की सेवा तो करेंगे, देश की बहुत बड़ी। इन सब लोगों के साथ मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इसमें आप लोग रहे, इतने दिनों में बात सुनी। अब मैं चाहूंगा जो साथी काफी लोग थक गए होंगे, जिनको बहुत जोश है कुछ बोलने का, तो 2-4 शब्द बोल दें, ताकि इन लोगों को ये नहीं कि घंटा भर भाषण दें, बाकी लोग समझ गए। अगर ज्यादा वही देखे, जैसे पहले बात काफी लोग चले गए आप लोग भाषण सुन के, तो फिर भी मैं तो नहीं समझता कि मेरे भाषण सुन के कोई गया और इन लोग भाषण सुन के भागते गए, और अगर ये लोग भी टाइम लिए तो फिर और भाग जाएंगे। तो टाइम न लीजिए, धन्यवाद सबको दे दीजिए। मेरे कहने का मतलब इन्हें कि मैं बहुत अच्छा भाषण था, मेरे कहने का मतलब है कि दिल से जब बात दिल और दिमाग से बात निकलेगी तो आपको पसंद है। और यही मैं चाहता हूं हमारी नैतिक पार्टी के साथ जो लोग जुड़े, जो अपनी बात कहें तो दिल और दिमाग से। बहुत बहुत धन्यवाद। नैतिक पार्टी, नैतिक पार्टी, नैतिक पार्टी, भारत परिषद, सीबी पांडे, गांव सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री पांडे जी की द्वारा जो